बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो इस समय हम भौतिक राशियों के मापन में त्रुटि को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भौतिक राशियों के मापन में त्रुटियों का संयोजन को देखा है। और संयोजन में हमने जोड़ एवं घटाने में हुई त्रुटियों का संयोजन, गुणा एवं भाग में हुई त्रुटियों का संयोजन देख चुके हैं। आगे हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसमें है कि किसी भौतिक राशि के घातांक के कारण त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है। या कह लें यदि एक भौतिक राशि किसी भौतिक राशि के पावर के अनुसार प्रभावित होती है तो भौतिक राशि में हुई त्रुटियों का प्रभाव दूसरी राशि पर कैसे पड़ता है उसको हम देखेंगे। तो इसको कहते हैं कि भौतिक राशि के घातांक में त्रुटियों का संयोजन। क्या? भौतिक राशि के घातांक में त्रुटियों का संयोजन। तो जैसे एक भौतिक राशि, जैसा कि हम माना करते हैं, एक भौतिक राशि z है, वह किसी अन्य भौतिक राशि x पर इस प्रकार निर्भर करती है कि z इक्वल टू लिख सकते हैं x टू द पावर n। ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि एक भौतिक राशि z x पर इस प्रकार निर्भर करती है कि z इक्वल टू x टू द पावर n होगा। क्या लिखेंगे? यदि कोई भौतिक राशि z किसी अन्य भौतिक राशि x पर इस प्रकार निर्भर है कि z इक्वल टू x टू पावर, ये इस तरह से हम लिखेंगे। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो लॉग लेकर के, यानी लॉगरिथम सिद्धांत का उपयोग करके, दूसरा भौतिक राशियों के गुणन में हुई संयोजन त्रुटि के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, हम गुणन की सक्रियता में त्रुटियों के संयोजन को देख चुके हैं, तो उसी का उपयोग करके हम x में हुई त्रुटि के कारण z में हुई त्रुटि को देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको देखिएगा। यहां पर यदि हम z इक्वल टू x पावर n लिख रहे हैं तो z इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू द पावर कितनी बार? n टाइम्स इंटू x n टाइम्स n टाइम्स आप लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये z जो है एक ही भौतिक राशि का n टाइम्स में यदि गुणा कर देते हैं तो z हमारा मिल जाता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि यदि भौतिक राशि z इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता है तो z में हुई भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा z अपान z
इसको तो लिखते हैं x में हुई भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x प्लस y में हुई भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y अपॉन y। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं और इसी को प्रतिशत त्रुटि के रूप में भी पढ़ चुके हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर जहां हम x इंटू वाई किए हैं, इसमें x इंटू वाई की जगह भी x और कितनों बार y का गुणा हुआ है। तो अगर यहाँ पर दो पद थे x और y, तो यहाँ पर दोनों पदों में भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल करके ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर n पद है और सारे पद एक समान है, तो सभी पदों में हुई भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वो z में हुई भिन्नात्मक त्रुटि मिल के आएगी। तो लिखेंगे गुणन की संक्रियता में त्रुटियों के संयोजन के अनुसार क्या हो जाएगा, इधर z है तो डेल्टा z अपॉन z रहेगा इज इक्वल टू पहला पद में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x, फिर दूसरे पद में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x, फिर तीसरे पद में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x। ऐसे सभी पदों में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x कितनी बार n। ये अगर दो पद होते हैं तो दोनों पद में भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल करके हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर n पद है तो n पदों में हुई भिन्नात्मक त्रुटि को निकाल करके हम ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर अलग अलग पद है तो अलग अलग पदों में भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे। यहाँ पर एक ही पद है तो एक ही पद में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल करके हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से बन के आता है डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, ये अगर एक ही राशि n बार जोड़ी जा रही है, जैसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अगर n बार जोड़े तो उसका पूरा वैल्यू हो जाता है n इंटू एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा x अपॉन एक्स कितनी बार जोड़ा जा रहा है, n बार जोड़ा जा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा n इंटू डेल्टा x अपॉन एक्स। ये हमारा हो गया z में भिन्नात्मक त्रुटि, x में भिन्नात्मक त्रुटि का उतना ही गुना है जितना कि x पर पावर है। तो आप लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि भौतिक राशि z में भिन्नात्मक त्रुटि x में भिन्नात्मक त्रुटि का n गुना है, जो कि z इक्वल टू एक्स पावर n में x पर घातांक। तो इस तरह से सीधे से आप अगर x में त्रुटि आपको भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x अपॉन x मालूम है तो उसमें n से गुणा कर दीजिए, z में भिन्नात्मक त्रुटि मिल जाएगी। और प्रतिशत त्रुटि निकालना है, इसी समीकरण में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 बराबर n इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, ये n इंटू
अब ये क्या हो गया, ये हो गया जेड में प्रतिशत त्रुटि, और ये क्या हो गया, एक्स में प्रतिशत त्रुटि। तो जेड में प्रतिशत त्रुटि जो है एक्स में प्रतिशत त्रुटि का कितना गुना है, एन गुना है। तो बिल्कुल यही लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि जेड में प्रतिशत त्रुटि इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि। एक्स में यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि का कितना गुना है, एन गुना है। तो यदि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के पावर n के अनुसार प्रभावित होती है, तो इस तरह से हम x में भिन्नात्मक त्रुटि निकाल करके n से गुणा कर देते हैं, तो z में भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आती है। या फिर कह लें कि x में प्रतिशत त्रुटि निकाल कर n से गुणा कर देते हैं, तो z में भिन्नात्मक त्रुटि बन के आ जाती है। तो ये हमारा इस तरह से एक तो तरीका यह है इसको निकालने का कि आप गुणन की सक्रियता में त्रुटियों के संयोजन को पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा, लॉगरिथम और डिफरेंशिएशन का उपयोग करके हम इस त्रुटि को निकालेंगे। जैसे यहाँ पर z इक्वल टू एक्स पावर n, इतना तो हमको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे z इक्वल टू एक्स पावर n में दोनों तरफ लाग लेने पर क्या हो जाता है, log z इक्वल टू log z इक्वल टू log x टू द पावर n। और इसको आप मैथ में पढ़े होंगे, log x टू द पावर n का मतलब होता है n पहले आ जाता है, n log x हो जाता है। यहां से हो जाएगा log z इक्वल टू n log x, ये हो गया। अब आप दोनों तरफ का अवकलन कर दीजिए, दोनों तरफ का अवकलन करने, क्या हो जाता है, 1/z इंटू डेल्टा z, लॉग z का अवकलन 1/z इंटू डेल्टा z या dz इक्वल टू n कांस्टेंट है 1/x इंटू डेल्टा x, या कह लें डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x। फिर वही आ गया पहले का, ये हो गया z में भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू n इंटू x में भिन्नात्मक त्रुटि, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा z में प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू x में n इंटू x में प्रतिशत त्रुटि। ये हमारा दूसरा तरीका था इसको निकालने का। तो इस तरह से हम यदि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के पावर के रूप में है, घातांक के रूप में है, तो उसका हम त्रुटियों का, इसमें त्रुटियों का जो संयोजन है उसको इस तरह से हम करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किसी भौतिक राशि के घातांक के कारण त्रुटियों का संयोजन। आगे हम देखते हैं और यदि कोई भौतिक राशि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाती है तो उसमें अधिकतम त्रुटि क्या हो सकती है, मैक्सिमम जो एरर होता है वो कितना हो सकता है यदि कोई भौतिक राशि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो क्या देखिए आप, मापक यंत्र द्वारा मापी गई भौतिक राशि में अधिकतम त्रुटि का निर्धारण कैसे करेंगे हम। तो उसमें होता है कोई भौतिक राशि होती है, उसको किस मात्रक से या किस पैमाने से मापा जाता है। तो मान लेते हैं कि एक भौतिक राशि लंबाई है, लंबाई, और इसका मान 25 मीटर है, और इसको जो मापने वाला स्केल है, मापक स्केल, मापक पैमाना जो है उस पर सेंटीमीटर के निशान बने हुए,
सेंटीमीटर के निशान बने होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस मापक पैमाने का जो अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट होता है, वो 1 सेंटीमीटर होता है। अगर मापक यंत्र में सेंटीमीटर के निशान बने हुए हैं तो उसका अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर होगा। अगर मापक यंत्र मिलीमीटर में अंशांकित हो, चिन्हित हो, तो अल्पतमांक जो होगा वो अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होता है। एक मिमी होता है। तो एक नया शब्द जो अल्पतमांक आया है वह किसी मात्रक या किसी मापक पैमाना का वह न्यूनतम मान होता है जिसको मापक पैमाना शुद्धता पूर्वक माप लेता है। जैसे अगर हमारे पास एक छोटा सा पैमाना ये हो और इससे हम मापना चाह रहे हैं इस लंबाई को, तो इस लंबाई को हम शुद्ध अगर मापेंगे तो 1, 2, 3 और मान लीजिए इतनी लंबाई है। एक सही से माप लिया, 2 भी माप लिया, 3 भी माप लिया। अब यहां पर आगे इस लंबाई को अगर हमको मापना है तो इस स्केल से मापना हो तो कह सकते हैं कि आधा से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू इस लंबाई की हम नहीं बता सकते हैं। तो जितना इसका मान है उतना ही हम इस लंबाई में एक्यूरेट सही बता सकते हैं। अगर इससे छोटी लंबाई है तो उसमें क्या करेंगे, हम अंदाजा लगाएंगे, गेस करेंगे, आकलन करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे और इसी पर अगर निशान बने होते हैं सेंटीमीटर के या मिलीमीटर के तो आप इस तरह से मापते, इस तरह से मापते, ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और अगर इस पर एक छोटा सा निशान बीचों बीच बन जाता तो 35 सेंटीमीटर तक आप माप लेते। 5 सेंटीमीटर छोटा आप नहीं माप सकते। अगर इस पर एक बीच में निशान बना होता तो इतना होता तो आप कहते 5 सेंटीमीटर है। इससे अगर छोटी राशि होती तो आप उसको फिर नहीं नाप सकते थे। तो इस तरह से जो अल्पतमांक होता है वह मापक यंत्र का, मापक पैमाने का वह न्यूनतम मान होता है जिसको मापक पैमाना शुद्धता पूर्वक माप सकता है। तो अल्पतमांक को थोड़े से हम लिख लेते हैं कि किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक वह सूक्ष्मतम मान होता है जिसको मापक यंत्र शुद्धता पूर्वक माप सकता है। अगर मापक यंत्र में मिलीमीटर पर निशान बने होते हैं इस तरह से तो मापक यंत्र का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होगा। सेंटीमीटर में निशान बने होंगे तो मापक यंत्र का अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर होगा। और अगर इंच में मापक यंत्र पर निशान बने होंगे तो उस मापक यंत्र का अल्पतमांक 1 इंच होगा। तो
इस तरह से हम किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक देख सकते हैं, या दिया रहता है आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अमुक मापक यंत्र का अल्पतमांक कितना है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1 मिमी होता है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 मिमी होता है। तो इस तरह से हर भौतिक राशि का कोई न कोई एक सूक्ष्मतम मान होता है जिसको वह मापक यंत्र शुद्धतापूर्वक माप लेता है। तो अब जो है हम अधिकतम त्रुटि जब निकालने जाते हैं, अधिकतम त्रुटि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई भौतिक राशि का, तो आप लिखते हैं मापक यंत्र का अल्पतमांक बटा भौतिक राशि का वास्तविक मान, भौतिक राशि का वास्तविक मान, ये हमारा भिन्नात्मक त्रुटि हुआ। और प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे अधिकतम, इसको आप इस तरह से लिखें, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर निकालना हो, इसी में क्या करेंगे, पूरे के पूरे में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे, या लिखेंगे मापक यंत्र का अल्पतमांक अपान भौतिक राशि का वास्तविक मान। तो इस तरह से हम किसी मापक यंत्र द्वारा मापन में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को निकालते हैं। इस बार तमाम सवाल आते हैं कि एक भौतिक राशि जिसका वास्तविक मान इतना है और इस फला मापक यंत्र द्वारा मापी जा रही जिसका अल्पतमांक कितना है, या जो सेंटीमीटर में अंशांकित है, मिलीमीटर में अंशांकित है, या कह लें कि जिस पर सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, मिलीमीटर के निशान बने होते हैं, तो सीधी सी बात है कि सेंटीमीटर के निशान बने होंगे तो अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर के निशान बने होंगे तो अल्पतमांक 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप अल्पतमांक का निर्धारण कर लेंगे और अल्पतमांक के बाद इस फॉर्मूले में रख करके उस भौतिक राशि द्वारा, उस मापक यंत्र द्वारा मापी गई भौतिक राशि में अधिकतम त्रुटि को निकाल सकते हैं। ये हम जो है देखें कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई भौतिक राशि में अधिकतम त्रुटि क्या हो सकती है, और देखा गया कि यदि कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के घातांक के अनुसार प्रभावित होती है तो उस भौतिक राशि में जो भिन्नात्मक अथवा प्रतिशत त्रुटि होती है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि कोई भौतिक राशि है जो एक से अधिक भौतिक राशियों पर विभिन्न तरह से निर्भर करती है गुणन एवं भाग की सक्रियता के अनुसार। तो वो भौतिक राशि में त्रुटि कैसे निकालते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर रहने वाली किसी भौतिक राशि में अधिकतम त्रुटि। जैसे कोई भौतिक राशि z है, वो अन्य भौतिक राशि a, b, c, d पर निर्भर कर रही है, और जिस अनुसार निर्भर कर रही है उसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि z इक्वल टू a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर p और d टू द पावर बटा d टू द पावर q। इस तरह से
निर्भर कर रही है। तो अब हर भौतिक राशि ए बी सी डी जो भौतिक राशियां हैं उसका मापन होगा और सब में कोई न कोई त्रुटि मिलेगी। तो इन सब भौतिक राशियों के मापन में जो त्रुटि होगी उस त्रुटि का संयोजन भौतिक राशि जेड की गणना में कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो हम अभी इसके जस्ट पहले घातांक से प्रभावित होने वाली भौतिक राशि में त्रुटि को देख चुके हैं और गुणन की सक्रियता में भौतिक राशि में हुई त्रुटि को आप देख चुके हैं। तो इस जेड में हुई त्रुटि को इस फार्मूले के हिसाब से, इस व्यंजक के हिसाब से निकालने के लिए हम सबसे पहले दोनों तरफ का लाग ले लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ का लाग लेने पर, लाग लेने पर हो जाएगा लाग जेड इक्वल टू लाग ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर पी और डी टू द पावर क्यू। दोनों तरफ लाग ले लिया। अब हम इस भौतिक राशि को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा लाग ए टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एन तथा सी टू द पावर पी, तीनों एक दूसरे से क्या है मल्टीप्लाई है, गुणन है। तो लाग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू आप लिखते हैं log x प्लस log y। तो इस तरह से यहां लिखिए दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तीन फैक्टर का a टू द पावर m b टू द पावर n और c टू द पावर p का मल्टीप्लिकेशन है। तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा log a टू द पावर m हो चुका है, b टू द पावर n और प्लस log c टू द पावर p। अब ये भाग में क्या होता है, वही क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस log d टू द पावर q। अगर लागठम आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला जानते होंगे, जो गुणे होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जो डिवाइडेशन होता है वो क्या हो जाता है माइनस में चला जाता है। तो ये हो गया इक्वल टू लिखेंगे। अब log a टू द पावर m आप ये भी जानते हैं कि log x टू द पावर m अगर हो तो m पहले आ जाता है और हो जाता है log x। तो क्या हो गया m log a प्लस यहां से n log b प्लस यहां से p log c और माइनस यहां से q log d। ये हो गया log z इक्वल टू। अब आप सबका अवकलन कर दीजिए। क्या लिखेंगे अवकलन करने पर क्या हो जाएगा log z का अवकलन करेंगे तो 1 बाई जेड इंटू डेल्टा जेड प्लस m इक्वल टू m 1 बाई a इंटू डेल्टा a प्लस n 1 बाई b इंटू डेल्टा b प्लस p 1 बाई c इंटू डेल्टा c माइनस q 1 बाई d इंटू डेल्टा d। तो यहां से बन जाता है डेल्टा जेड अपान जेड और इसको आप जानते हैं क्या है भिन्नात्मक त्रुटि इक्वल टू m डेल्टा a अपान a प्लस n डेल्टा b अपान b प्लस p डेल्टा c अपान c माइनस q डेल्टा d अपान d। एक चीज और आप पढ़ चुके हैं कि जब अधिकतम त्रुटि की बात आती है सारे वैल्यू को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अधिकतम डेल्टा जेड अपान जेड के अधिकतम मान के लिए क्या लिखेंगे जेड में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड के अधिकतम मान के लिए
क्या हो जाएगा, सारे फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी प्लस पी डेल्टा सी अपॉन सी माइनस क्यू सॉरी प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ जो माइनस था उसको आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्यू डेल्टा डी अपॉन डी। ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। अगर इस तरह का फॉर्मूला है तो जेड में जो भिन्नात्मक त्रुटि है इस तरह से आएगी। उसी तरह से अगर 100 में गुणा कर दें तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 बराबर डेल एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस पी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस क्यू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो इस तरह से सब ये भौतिक राशि जेड में प्रतिशत त्रुटि, भौतिक राशि ए में प्रतिशत त्रुटि, भौतिक राशि बी में प्रतिशत त्रुटि, भौतिक राशि सी में प्रतिशत त्रुटि और भौतिक राशि डी में प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जेड की प्रतिशत त्रुटि इन ए बी सी और डी के प्रतिशत त्रुटि से प्रभावित होती है और फिर जेड में भिन्नात्मक त्रुटि किस तरह से ए बी सी और डी के भिन्नात्मक त्रुटि से प्रभावित होती है। तो इस तरह से हम कोई भी फार्मूला इस रूप पर रहेगा तो इस फार्मूले में त्रुटियों का जो संयोजन होगा उसको हम निकालेंगे इस फार्मूले के आधार पर। तो आज हमने देखा कि किसी भौतिक राशि के घातांक के कारण जो त्रुटियों का संयोजन होता है वो कैसे होता है। दूसरा हमने देखा कि किसी मापक यंत्र द्वारा यदि कोई भौतिक राशि मापी जाती है तो उसमें भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। और तीसरा, यदि कोई भौतिक राशि एक से अधिक अन्य भौतिक राशियों पर गुणन एवं भाग की सक्रियता के आधार पर प्रभावित होती है तो इस भौतिक राशि जेड में इस फार्मूले के आधार पर त्रुटियों का संयोजन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक हमारा हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और आप तक हम हर वीडियो क्लिप को प्रोवाइड करते रहें और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। देखा जा रहा है कि इस समय आप लोग वीडियो क्लिप देखने से उब जा रहे हैं, देखने वालों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इससे नुकसान आपका हो रहा है। तो आप वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देखते रहिए ताकि हम उत्साहपूर्वक आगे भी आपको वीडियो क्लिप प्रोवाइड करते रहें। तो आज बस इतना ही। भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।